छात्रों की आत्महत्या के बारे में बातें कर रहे हैं। मुझे याद है कि मैंने करीब 17 वर्ष की एक छात्रा से मिला था। 2 महीने तक उदासी में पड़े रहने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। ये मालूम पड़ा कि उनके साथ में रहने वाली एक छात्रा ने हॉस्टल में अपनी जान दे दी थी। उसका असर इतना कठिन हुआ कि ये महिला उदासी से ग्रसित हो गई, बुरी तरह परेशान, चिंता, और लगभग 1 साल लग गए उसे उससे बाहर आने में। आगे चलकर उन्होंने अपने विषय में दक्षता प्राप्त की, वो एक स्वाभाविक और अलग बात है। लेकिन इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है कि जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनके बारे में क्या हमें जानकारी है, या क्या हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ये जानकारी है कि हम उनके लक्षणों को पहचान सकें। ये उदाहरण क्या बताता है? 2 बातें मुख्य हैं। पहला, मानसिक स्वास्थ्य की सूचना, मानसिक स्वास्थ्य के विषय के बारे में जानकारी न होना। दूसरा, साथ में लोग रहते हुए जब कोई सहपाठी या अपने साथ में रहने वाला रूममेट सुसाइड कर लेता है तो उसका प्रभाव दूसरे छात्र पर क्या पड़ता है, दूसरे मित्र पर क्या पड़ता है, मित्रों पर क्या गुजरती है, परिवारों पर क्या गुजरती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हर सुसाइड के पीछे कम से कम 3 और लोग ऐसे होते हैं जिनमें आत्महत्या के जोखिम की समस्या अधिक हो जाती है। तो हमें ना सिर्फ उन परिवारों की चिंता करना है जिनके बच्चे हमें छोड़कर चले गए हैं, बल्कि हमें उन लोगों की भी चिंता करना है जो छात्र उनके दोस्त थे, उनके महफिलों में बैठते थे, साथ में पढ़ते थे, लिखते थे। तो प्रश्न यह आता है कि ये काम किसका है और इस काम में क्या क्या होना चाहिए। ये स्पष्ट है, ये जन जागरण का काम है। ये छात्रों के अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन का काम है। इसकी बागडोर उन्हें ही संभालनी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब तक उनमें जागरूकता नहीं आएगी, जब तक वो अपने आप से और अपने आसपास के लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे, अपने लिए क्या सुविधाएं इंस्टीट्यूशंस देते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका उत्तर वहाँ प्राप्त होता है या नहीं होता है, या वे किसी मानसिक बीमारी से अगर परेशान भी हैं तो भी उसके इलाज की सुविधा है या नहीं है, और अगर है तो क्या वह सुविधा उपयोग में लाई जाती है या नहीं लाई जाती है। क्या अभी भी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को कलंक ही समझा जाता है? ये प्रश्न ज़्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है इसमें। ये सच्चाई है कि छात्रों में भी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की अत्यंत कमी है, जबकि वे मूल रूप से उसी समस्या से जूझ रहे होते हैं। उनकी मूल समस्या उनके व्यवहार में, उनके मन में, उनकी मन की क्षमता में, मानसिक शक्तियों में है। उनकी मूल समस्या उन जड़ों में है जहां से वो पनपते हैं और आगे बढ़ जाना चाहते हैं। मगर फिर भी विडंबना ये है कि वो सूचनाएं उनके पास नहीं है जिससे उनका भला हो सके। क्या वे खुद अपने बदलती हुई मानसिक अवस्था की पहचान नहीं कर सकते? ये मानना मुश्किल है।
इसकी व्यवस्था नहीं दी गई है, इसके लिए माहौल नहीं बनाया गया है, ये बात मानी जा सकती है। मगर छात्र ये कर नहीं सकते, ये बात मानी नहीं जा सकती। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि समस्या का समाधान उसकी जड़ों को ठीक करने में है, और जड़ वहां है जहां ये बच्चे हैं। इन्हीं मानसिक स्वास्थ्य की सूचनाओं की आवश्यकता है। हर पाठ्य पुस्तक के पहले पन्ने पर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लिखा होना चाहिए। ये न केवल मानसिक स्वास्थ्य की भलाई के लिए है, या न केवल आत्महत्या की समस्या को रोकने के लिए है, बल्कि उनकी स्वयं की मानसिक सामाजिक क्षमताओं को अधिकतम ले जाने के लिए है। क्या वे लोग जो डिप्रेशन से परेशान हैं उसी तरह अपने जीवन में विजय पाते हैं जिस तरह वे लोग हैं जो नहीं परेशान हैं? दोनों में फर्क है। और अगर आप किसी ऐसी समस्या की वजह से जीवन में पीछे रह जाते हैं जो ठीक की जा सकती है, तो क्यों नहीं समय पर इसकी जानकारी क्यों न हो? ये प्रश्न कौन पूछेगा? विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में यूनियन है, पॉलिटिकल पार्टीज के संस्थाएं हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनका ये दायित्व है, उनका एक काम है कि वे अपने स्वास्थ्य, मन और जन कल्याण के बारे में सोचें, जिससे न केवल वो इसको एक जनमानस की समस्या समझकर आगे ले जा सकें, स्वयं की मदद कर सकें, बल्कि ये समाज में बता सकें कि मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना संभव है, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं ठीक की जा सकती हैं, मानसिक रोगियों को पहचाना जा सकता है, मानसिक रोग होने के पहले भी पहचाना जा सकता है। ये जानकर कितना अजीब लगता है कि लगभग 75% मानसिक बीमारियां उम्र के 14 से 17 वर्ष के बीच अपना पहला लक्षण दिखाती हैं। ये उम्र के उस पड़ाव में हमारे मन पर दबाव डालती हैं जब मन विकसित हो रहा होता है, और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अगर इन दुष्प्रभावों को रोका जाना संभव है तो ये रोका जाना चाहिए। मगर इसके लिए क्या पाठ्यक्रम निश्चित किए जाने चाहिए? स्कूल में, कॉलेजेस में जितने पर्व हैं, राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, कल्याणकारी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, दुर्गा पूजा, बसंत पंचमी, ये सारे ऐसे अवसर हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य पर परिचर्चा होनी चाहिए, खुले संवाद होने चाहिए। इसे जीवन का विषय समझना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का निश्चित करता है। मन पर पड़ी हुई छाया को अगर आप नहीं हटा सकेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? हम पहले ये सोच के ट्यूशन क्लास में जाते हैं कि हमें 99% चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने ये मान लिया है कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा। उत्तम, श्रेष्ठ वातावरण, अध्यापक, मन की अवस्था, और उस अंधकार में चलते चले जाते हैं जहां एक दिन कोई न कोई दुर्घटना होना स्वाभाविक है। मैं इसे दुर्घटना नहीं कहना चाहता। जो लोग छोड़कर चले गए वे चले गए, मगर हमें उनकी चिंता करना आवश्यक है जो लोग इसके जोखिम पे हैं, जो उस कगार पर खड़े हैं, जो आज नहीं तो कल शायद कभी भी
अपनी जान लेने की का प्रयास कर सकते हैं, उन्हें रोकना, जो तकलीफ में है उनका हाथ थामना, ये सहपाठियों का ही काम है। वो दिन रात साथ में रहते हैं, उन्हें जानना होगा। सारे विश्व में इसके बारे में शोध हुआ और जन जागरण से मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, जन जागरण से आत्महत्या की समस्याएं कम की जा सकती हैं। ये निष्कर्ष प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है। हम इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, सिर्फ इतना सा प्रश्न है। इस बारे में हर स्कूल, हर कॉलेज अपना अपना कार्यक्रम निश्चित कर सकता है। खुले आसमान के नीचे स्वच्छंद रूप से रहने और स्वस्थ जीवन जीने, स्वस्थ तरीके से सोचने, अपनी समस्याओं का हल निकालने में सक्षम होना, ये कई तरह की सकारात्मक बातें हैं जो हमारे मन को विकसित करती हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि हम और आगे नया नया सोच कर, नई बातें लाकर नए रास्ते निकाल सकें। कितने मिनट? 11